नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार पटेल सर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सर, आप लोगों के बीच आज इस कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ऑनलाइन क्लासें लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रथम पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रथम पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे शिक्षा पे। इसमें चर्चा करेंगे शिक्षा पे। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा की संकल्पना क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा है क्या। शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने को पशुओं से अलग कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका अर्थ शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शिक्ष धातु और ए प्रत्यय। शिक्ष धातु और ए प्रत्यय से मिलकर आपका क्या बना है, शिक्षा। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडुकेशन। जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडुकेशन, जो लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। और यहाँ शिक्षा शिक्ष धातु और ए प्रत्यय से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका अंदर से आगे बढ़ाना। अंदर से आगे बढ़ाना या अंदर से अग्रसर करना। ठीक है, शिक्षा शिक्ष तथा शिक्ष धातु व ए प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है अग्रसर करना। ठीक है, तो अंदर से आगे बढ़ाना या अंदर से अग्रसर करना, यह आपका होगा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक, विस्तृत अर्थ में हम जाते हैं तो शिक्षा और शिक्षण दोनों एक ही तरह की प्रक्रिया है, पर शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रकार का दंड है। शिक्षा एक प्रकार का क्या है? दंड है, जिसे एक तरह से अनुशासित रहने के लिए हमें ग्रहण करना पड़ता है। अनुशासित रहने के लिए हमें किसको ग्रहण करना पड़ता है? शिक्षा को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब तो बात शिक्षा की यहां समाप्त हुई। अब हम चलते हैं शिक्षा की परिभाषा पे। शिक्षा की परिभाषाएं। ध्यान देंगे, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कितना अच्छा परिभाषा दिया है, जो आप बार बार पढ़ते चले आए हैं और आपके मनोमस्तिष्क में जानते हैं, अभी भी उपस्थित होगा।
ध्यान दीजिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम शिक्षा आसानी से ग्रहण कर लेंगे। आगे देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा। महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने कहा व्यक्ति या बालक के मन, आत्मा तथा शरीर का सर्वांगीण विकास ही या सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, इन्होंने कहा व्यक्ति या बालक के मन, आत्मा तथा शरीर का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। व्यक्ति बालक के मन, आत्मा तथा शरीर का सर्वांगीण विकास ही क्या है, शिक्षा है। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा केवल सूचना प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, केवल सूचना प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उस सूचना पर कार्य करना शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णतया का प्रदर्शन है। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णतया का प्रदर्शन है, मतलब मनुष्य के अंदर जो कुछ भी निहित है
उसका क्या व्यवहार में प्रदर्शन करना ही क्या है, शिक्षा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा केवल सूचना प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उस पर क्रिया करना ही शिक्षा है। तो आप ध्यान देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा वह क्या है, सूचना पाने के बाद उस पर क्या करना, क्रिया करना। जब हम कोई सूचना पाते हैं तो उस पर जब क्रिया करेंगे तब क्या है, शिक्षा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, मतलब मनुष्य के अंदर जो कुछ भी निहित है उसे व्यवहार में प्रदर्शित करना, बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, आगे चलिए। फ्रॉबेल ने क्या कहा, फ्रॉबेल ने कहा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों का बाह्य जीवन में या जगत में प्रयोग करना ही शिक्षा है। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार से पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा। चलिए ध्यान दीजिए, शिक्षा का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम चलते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले बालक जब जन्म लिया तो एक असहाय शिशु था, लेकिन शिक्षा के माध्यम से बालक क्या होता है, बालक का विकास होता है। जैसे शिक्षा के महत्व में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, राजनैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, अन्य विकास।
अर्थात कहा जा सकता है कि बालक का क्या, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। विकास करना ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा का महत्व बालक के लिए क्या है, तो बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक विकास, राजनीतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास इत्यादि प्रकार के विकास का होना क्या दिखलाता है, शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व बालक के इन सभी विकास के लिए ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्राचीन शिक्षा और अर्वाचीन शिक्षा। प्राचीन शिक्षा क्या थी? प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, ध्यान दीजिए, प्राचीन शिक्षा, ठीक है, यह शिक्षा गुरु या शिक्षक के अनुरूप होती थी। यह शिक्षा गुरु या शिक्षक के अनुरूप होती थी, प्राचीन शिक्षा। और अर्वाचीन यानी आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा है, अर्थात बालक के अनुरूप शिक्षा, बालक के अनुरूप शिक्षा। ठीक है, पहले प्राचीन शिक्षा में जिस प्रकार से गुरु चाहता था उसी प्रकार से बच्चे सीखते थे, लेकिन अब क्या है, अब बच्चे जिस प्रकार से चाहेंगे उसी प्रकार से गुरु को या शिक्षक को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, शिक्षा का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, महत्व हो गया। शिक्षा का महत्व या आवश्यकता या कार्य, तीनों एग्जाम में आपसे पूछे शिक्षा का महत्व क्या है या आवश्यकता क्या है या कार्य क्या है, तो आप एक ही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अब प्राचीन शिक्षा क्या है और आधुनिक शिक्षा क्या है, ये भी आप समझ गए। अब आगे हम चलते हैं शिक्षा। तो देखिए जॉन लॉक ने क्या कहा है शिक्षा के लिए। जॉन लॉक ने कहा है जिस प्रकार पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कृषि की आवश्यकता होती है,
की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालक के वृद्धि एवं विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। आप जानते भी हैं, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हम कहीं भी किसी भी रूप में ग्रहण करते रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी जीवन उपरांत वह क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग चलेंगे शिक्षा के प्रकार की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे शिक्षा के प्रकार की तरफ। शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। कितने? 3। पहला औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा में विद्यालय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, अध्यापक निश्चित होते हैं, कालांश निश्चित होता है, और इसमें जो बाध्य होता है, औपचारिक शिक्षा बाध्य होता है, इसमें सब कुछ क्या होता है? निश्चित होता है। कालांश कितने कितने समय का कालांश चलेगा आपका, वह भी निश्चित होता है। कितने विषय वस्तु आपको पढ़ने हैं, वह निश्चित होते हैं। अध्यापक कितने हैं, कौन से अध्यापक कौन से विषय पढ़ाएंगे, यह सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों की यह प्रशिक्षण या जो विद्यालयी शिक्षा, यानी जो विद्यालय में बच्चे जाकर उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह क्या होता है? औपचारिक शिक्षा होता है। ठीक, तो यह हुआ आपका औपचारिक शिक्षा। यह एक निश्चित स्थान पे निश्चित संख्या में निश्चित पाठ्यक्रम को ग्रहण किया जाता है, इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा किसी भी समय किसी के भी द्वारा कहीं पर भी लिया जा सकता है। यह सीधे औपचारिक शिक्षा का विपरीत होता है। ना तो इसमें स्थान निश्चित होता है, ना अध्यापक निश्चित होते हैं, ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है। यह कुछ भी निश्चित नहीं करता। यह शिक्षा कहीं भी किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है। तीसरा आते हैं दूरस्थ शिक्षा। तीसरा दूरस्थ शिक्षा।
इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, विद्यालय निश्चित होता है, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें विद्यार्थी विद्यालय न जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूर से। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के साथ साथ अन्य कार्य भी करना चाहता है, उसके लिए यह शिक्षा उपयोगी है। वह दूर स्थान पे कार्य भी करे और समय से इस शिक्षा को ग्रहण भी करे। इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, पाठ्यक्रम भी निश्चित रहता है, विद्यालय भी निश्चित रहता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ विद्यार्थी खुद अपने घर पे बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक, यह मजदूरों के लिए या जहां घनी आबादी ने उससे दूर रहने वाले, यानी आबादी से दूर रहने वाले बालकों के लिए शुभमय है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ आपका शिक्षा के प्रकार: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। अगर इन सब में यदि आपको कहीं कोई कठिनाई हो, आप पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे शिक्षा के उद्देश्य की तरफ। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य में अनेक उद्देश्य हैं, निम्नलिखित उद्देश्य हैं शिक्षा का: बालक में ज्ञानार्जन क्षमता का विकास करना। बालक में ज्ञानार्जन मतलब बालक को ज्ञान अर्जित करने की क्षमता का विकास करना ही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। बालक के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाना, बालक के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाना ये क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, आगे बालक का चारित्रिक विकास करना शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। बालक में अपेक्षित सुधार, न्यूनतम सुधार करना शिक्षा का उद्देश्य है। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, मतलब अपने जीवन को कैसे जिया जाए उसको जीने के लिए तैयार करना ही शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। बालक में नैतिकता का विकास करना क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। इस प्रकार से अनेकों शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक, अब हम चलेंगे शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक की तरफ। ध्यान दीजिए, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए ध्यान दीजिए, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले नंबर 1 वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। नंबर 2 वातावरण। नंबर 3 आर्थिक स्थिति। नंबर 4 सामाजिक। नंबर 5 रुचि। नंबर 6
अभिप्रेरणा। नंबर 7 स्वास्थ्य। अन्य कारक। ठीक है, ध्यान दीजिए, वंशानुक्रम शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम जाते हैं किस पे? वंशानुक्रम पे। वंशानुक्रम यह माता पिता द्वारा संतान में जो गुण स्थानांतरित होता है उसे कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, तो यदि एक माता पिता शिक्षित है तो हो सकता है बालक भी क्या हो? शिक्षित हो। तो यदि बालक पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा तो अभी क्या होगा? शिक्षित होगा। ठीक, दूसरा आता है वातावरण। वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है शिक्षा पे। यदि वातावरण अच्छा मिला तो बालक अच्छे से सीखेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिला तो बालक अच्छे से नहीं सीखेगा। जैसे आप यदि अपने घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं और आपके अन्य सदस्य क्या करते हैं? कौतूहल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, तो आपका वातावरण क्या होता है? भंग हो जाता है, अच्छा वातावरण नहीं हो पाता, तो आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है किस पर? शिक्षा पर। तीसरा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी स्थिति नहीं है तो तमाम प्रकार की कठिनाई आपके सामने आएगी शिक्षा ग्रहण करने में। सामाजिक कारक। सामाजिक कारक का भी शिक्षा पर एक प्रभाव पड़ता है। यदि आप समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे, यदि आप समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे, वाइगोत्स्की ने कहा बालक का विकास कहाँ होता है? समाज में। यदि जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो वह बहुत कुछ सीख जाता है। तो इसलिए सामाजिक कारक भी शिक्षा को प्रभावित करता है। रुचि। यदि बालक में पढ़ने की यानी शिक्षा ग्रहण करने की रुचि का अभाव है तो बालक सीख नहीं सकेगा या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि वह रुचि लेगा तो शिक्षा आसानी से ग्रहण करेगा। अभिप्रेरणा। अगर बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित होगा तो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसे लक्ष्य दिखाया जाएगा और लक्ष्य को देखकर वह क्या होगा? प्रेरित होगा और उसके लिए वह क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे थार्डाइक का सीखने का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, आईपी पावलोव का सिद्धांत। तो तमाम प्रकार के सिद्धांत इसी पे बल देते हैं, अभिप्रेरणा पे। लक्ष्य दिखाते हैं और अनुक्रिया किया जाता है। तो बालक लक्ष्य देखेगा तो अनुक्रिया करेगा, तो जिसके लिए वह शिक्षा आसानी से ग्रहण करेगा। और सबसे मुख्य प्रभाव देखिए यह है स्वास्थ्य। यदि बालक का स्वास्थ्य सही रहेगा तो शिक्षा आसानी से ग्रहण करेगा। यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो शिक्षा आसानी से ग्रहण कर पाएगा? क्या आप शिक्षा आसानी से ग्रहण कर पाएंगे यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो इसी प्रकार से अन्य कारक, अन्य और भी कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक रुचि, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य व अन्य। ठीक है, तो यह आपका वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा का पहला यूनिट समाप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलें कि पृष्ठभूमि, प्राचीन काल यानी गुरुकुल एवं बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा यानी मुगल कालीन शिक्षा, तीसरा आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स आप बनाते चलिए, अपनी एक कॉपी पे इसको लिखते चलिए। लिखकर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, ओके।